हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैफे आईएएस के यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एक्सप्रेस में यू आर वेलकम। और आज हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में। ऑलरेडी हमने पीएम और सीएम के बारे में डिटेलिंग पढ़ लिया है, तो इसको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी क्विकली हम समझ लेते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कुछ की थिंग्स हैं, की फैक्ट्स हैं, वो आप एक बार देख लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। कि देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861 में। सारे एक्ट देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछता है। कंपनी रूल, क्राउन रूल के टाइम पे जो भी एक्ट्स आए थे, यानी 1770 से लेके 1947 तक कितने सारे एक्ट आए हैं, काउंसिल एक्ट्स हैं, इंडिपेंडेंस एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। प्लीज रिफर टू दैट। पॉलिटी की आप प्लेलिस्ट में जाएंगे कि फेस के चैनल पे सारे सिस्टमेटिक वे में सारे एक्ट बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं, विद निमोनिक्स आपको याद करने की ट्रिक के साथ, विद बैकग्राउंड जो आपको नहीं मिलेगा कहीं भी ज़्यादातर, उनको आपस में कनेक्ट कैसे करना है, तो आपको बहुत अच्छी रिकॉल वैल्यू मिलेगी और सारे कन्फ्यूजन से क्लियर फटाफट आपको याद हो जाएंगे। सो इट इज़ इंडियन काउंसिल एक्ट में लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक तरह से पोर्टफोलियो ही है, क्योंकि किसी को अलग अलग पोर्टफोलियो दिए जाते हैं ना, अलग अलग पर्सन्स को। सो इट्स सिमिलर टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। COM जो टर्म है वो मेंशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जनरली देखें तो जो COM है उसमें 3 तरह की कैटेगरी होती हैं। वन इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर से छोटे होते हैं, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है या फिर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच भी किया जा सकता है। और तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। जनरली दे असिस्ट इधर कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इन पर जनरली कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है। लेकिन देखिए, ये क्लासिफिकेशन है ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोविजंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहला क्लियर है, वन इज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, अदर इज हेडेड बाई द चीफ मिनिस्टर। पहला प्रोविजन हम पढ़ चुके हैं, दूसरा प्रोविजन पढ़ चुके हैं, यानी अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट और गवर्नर। Other minister are to appointed by the president or governor, but on the advice of either PM in case of union or CM in case of state. ये सिमिलर है। ओथ भी सिमिलर है, ये भी हमने देख ली थी। सैलरी कौन डिसाइड करता है? सैलरी एक की पार्लियामेंट डिसाइड करता है, दूसरे की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राइट। अब आर्टिकल 74, आर्टिकल 163 भी हमने पढ़ लिया था कि COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर SLA के केस में क्या है, टू गवर्नर। ये आर्टिकल 74 में कहा गया है यूनियन के लिए। आर्टिकल 163 में भी सेम चीज़ है, पर उसमें एक चीज़ और कही गई है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है किसी भी मैटर से रिलेटेड कि वो मैटर गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में आएगा या नहीं, मतलब ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो उस केस में गवर्नर का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। So if any question arises whether a matter falls within the governor's discretion or not, the decision of the governor shall be final. और जो एडवाइस दी जा रही है ना, it cannot be inquired in any court. Right? Now, देखिए, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, काउंसिल ऑफ PM ने रिकमेंड किया या फिर टेन्योर एक्सपायर हो गई, तो लोकसभा डिसॉल्व हुई या असेंबली डिसॉल्व हुई। इसका मतलब ये नहीं कि COM भी डिसमिस हो गई। COM इट नॉट सीज टू होल्ड द ऑफिस एंड इट मस्ट एग्जिस्ट टू एडवाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। लोकसभा डिसॉल्व होने से COM बनी रहेगी, क्योंकि इसका होना जरूरी है प्रेसिडेंट या गवर्नर को एडवाइस देने के लिए। हम पढ़ी थी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एब्रप्टली कुछ नहीं किया जाता। यहाँ पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। नाउ और भी प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 75, 64 हमने कर लिए थे। इन्हीं में देखो 91 आर्टिकल 75 में और आर्टिकल 164 में, इसमें क्या ऐड किया गया था, जो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें यह कहा गया था कि जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होनी चाहिए 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये प्रोविजंस क्यों लाया था? क्योंकि सारे रीजनल पार्टीज को अकोमोडेट करने, अपने अलायंसेस को अकोमोडेट करने के लिए उनको अलग अलग पोर्टफोलियो दिए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे। तो एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो बन रहा था। तो एक सीलिंग लगाने के लिए कि आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, ये अमेंडमेंट लेके आया गया। और इसमें कहा गया था मैक्सिमम 15% हो सकती है आपकी टोटल ऑफ द लोकसभा और टोटल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सिमिलर है।
लेकिन स्टेट के केस में एक प्रोविजन एक्स्ट्रा था, वो था मिनिमम वाला। तो मिनिमम 12 मिनिस्टर होने चाहिए विच इंक्लूड सीएम। तो सीएम को मिला के कम से कम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से आपके यानी टोटल जो मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, वो 12 लोगों की होनी चाहिए कम से कम। दूसरा जो ऐड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वो था कि इफ अ मेंबर इज डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, वो आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ विल कवर इट सेपरेटली। तो अगर मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, दैट पर्सन वुड बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अ मिनिस्टर। अब मेंबर ही नहीं है तो वो मिनिस्टर कैसे बनेगा? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन ऑल्सो। नाउ दिस प्रोविजन इज सेम इन केस ऑफ स्टेट ऑल्सो। एग्जैक्ट साइज भी मेंशन नहीं किया गया है, एक परसेंटेज बताइए, सीलिंग लगा दी थी बस अपर लिमिट की। ठीक है, अब फिफ्थ में आइए, जो हम पहले से ही थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि कोई भी नॉन मेंबर है वो मेंबर बन सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है, बट मैक्सिमम 6 महीने के लिए। नाउ विद इन 6 months ही हैज टू बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू द हाउस। ये क्लियर है। आर्टिकल 88 को देखो, रिलेटेड आर्टिकल स्टेट में कौन सा है? आर्टिकल 177। उसमें कहा है कि पर्सन और मिनिस्टर एज अ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द अदर हाउस। इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कवर है, उधर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी कवर है। इनका मतलब है कि ये लोग, फॉर एग्जाम्पल एक मेंबर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो राज्यसभा का मेंबर है, तो सिर्फ राज्यसभा ही नहीं, वो लोकसभा में भी बोल सकता है और उसकी प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है। बट जब वोटिंग की बात आएगी तो वोटिंग वहाँ नहीं कर सकता जहाँ पे वो अनऑथराइज्ड है, यानी जहाँ पे मेंबर नहीं है। तो लोकसभा का मेंबर सिर्फ लोकसभा में ही वोटिंग कर सकता है। सिमिलरली राज्यसभा का मेंबर है, वो लोकसभा जाकर नहीं कर सकता, वो राज्यसभा में ही कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से आता है तो राज्यसभा का मेंबर हो गया। नाउ नो कॉन्फिडेंस मोशन की जब बात आती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे आता है? लोकसभा में आता है। तो लोकसभा में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसमें बोल सकता है, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वो वोट नहीं कर पाएगा। करेक्ट। नाउ कम्स टू द कैबिनेट वर्ड। कैबिनेट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार होता है मेंशन है या नहीं है, मेंशन भी है और एक ब्रीफ डेफिनेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है आर्टिकल 352 जो रिलेटेड है नेशनल इमरजेंसी से। तो कैबिनेट वर्ड मेंशन है। जो ऐड किया गया था, ये वर्ड ऐड किया गया था, वो था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970। बट यहाँ पे उनकी कोई पावर और फंक्शन मेंशन नहीं की गई है। ठीक है। नाउ जो कैबिनेट है उसके फंक्शन क्या है? इट सुपरवाइजेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसे 30 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसमें हम कैबिनेट करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं दे विल फॉर्म ए पार्ट ऑफ कैबिनेट। तो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से छोटी होगी, यहाँ पे क्विक डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो सुपरवाइज करती है कि जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। और इसके जो डिसीजंस होते हैं कैबिनेट के, यानी कुछ जो की लोग हैं मिलके जो कैबिनेट बना रहे हैं पीएम के साथ, जो ये कैबिनेट डिसीजन लेगी वो डिसीजन बाइंडिंग होंगे बाकी सारे मिनिस्टर्स पे। ठीक है। अब देखिए ये सिमिलर केसेस हैं स्टेट केस में भी। अब एक है देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर कोई काम करता है या करता है तो उसकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस काम को लेके। ठीक है। अब एक टर्म और आती है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या है कि इनफॉर्मल है, कोई फॉर्मल जिक्र नहीं है, इसका मेंशन नहीं है। पीएम और उसके 2 या 4 इन्फ्लुएंशियल कलीग्स होंगे, वो इसका पार्ट रहते हैं किचन कैबिनेट का। इसका फायदा सिर्फ इतना है कि डिसीजन मेकिंग में बहुत फास्ट हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है। बट इसका नुकसान ये है कि इसमें डेलिब्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाते, इंक्लूसिविटी थोड़ी सी हैम्पर होती है यहाँ पे किचन कैबिनेट में। तो एक सिंपल सी टर्म थी। एक और फैक्ट मुझे मिला था, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि मिनिस्टर की डेफिनेशन कि मिनिस्टर डेफिनेशन कि वो मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर का होगा तो उसको मिनिस्टर माना जाएगा। तो कहाँ पर डिफाइन किया जाता है? सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट ऑफ 1952। इट डिफाइंस अ मिनिस्टर एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। यानी मिनिस्टर्स की जो मेंबर काउंसिल है, COM है, उसका कोई भी बंदा मेंबर होता है, कोई भी पर्सन मेंबर होता है, वुड बी डिफाइंड एज वुड बी कंसिडर्ड एज अ मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी क्या होती हैं? ये ऐसी कमेटी हैं जो असिस्ट करती हैं वर्कलोड को कम करने में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। उनको असिस्ट करती हैं, उनके वर्कलोड को कम करती हैं।
तो ऐसी कैबिनेट कमेटी दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंस, और उनका प्रोविजंस कहाँ पे, दे आर प्रोवाइडेड इन द रूल्स ऑफ बिजनेस एंड दे आर सेट अप बाय द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटीज दो तरह की होती हैं, या तो कोई अचानक से कोई जरूरत पड़े किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कैबिनेट कमेटी बनाई जाए, वो टेम्पररी होती है नेचर में, एड हॉक। तो पहला टाइप हो गया एड हॉक। दूसरा टाइप हो गया स्टैंडिंग कमेटी, यानी कि जो परमानेंट कमेटीज हैं उनको कहते हैं स्टैंडिंग कमेटीज। एज ऑफ दिसंबर 2023 ऐसी 8 कैबिनेट कमेटीज हैं। 2 कमेटीज देखिए आप, जो प्राइम मिनिस्टर जिनको हेड नहीं करता, दे आर नॉट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऐसी 2 कैबिनेट कमेटी हैं। वे कौन कौन सी हैं? कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, जो अभी होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो इसको हेड करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन को। और जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ जी, ही इज द हेड ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो इन 2 कमेटीज के अलावा जो बाकी 6 कमेटीज हैं उनको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो कौन कौन सी वो कमेटी हैं? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, सेकंड इज कैबिनेट कमेटी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स, थर्ड इज कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, फोर्थ इज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, फिफ्थ इज कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एंड सिक्स्थ इज Cabinet Committee on Employment and Skill Development. Please pause and just glance through these committees. That's it. So again, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सफलता बहुत पास है। मैं कोई फालतू की मोटिवेशन आपको नहीं दे रहा, बट काम करने का आपको पास मोटिवेशन होना चाहिए। लक्ष्य तक मिल जाएगा यार, वो आप कर रहे हो तो होगा, कुछ अच्छा होगा, बट एक ठीक सही बात पे आप लगातार तैयारी करते रहो। प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे हम करंट अफेयर की बात करेंगे और साथ में 1995 से या जहाँ भी पॉसिबल होगा उससे लेके अब तक हम प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।